चलिए जी, यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं हम। यूनिट नंबर 2 आपकी डील करती है विद द म्यूचुअल राइट एंड द ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स के आपस में म्यूचुअल राइट और म्यूचुअल ड्यूटीज क्या होती है, उनसे यूनिट नंबर 2 हमारी डील करती है। पार्टनर्स के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है पार्टनर्स के बीच में। तो बेटर है कि वो इन दिक्कतों से अगर बचना चाहते हैं तो क्या बना लें? एग्रीमेंट। बेटर है कि वो एग्रीमेंट बना ले और एग्रीमेंट में डिसाइड कर ले भी हमें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। ह्यूमन बींग्स है, उनके बीच में झगड़े होंगे, ठीक है, बाद में आपकी पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी। इतने सालों की गुडविल, इतने सालों की मेहनत से संजोया हुआ वो बिजनेस सारा बर्बाद हो जाएगा। बेटर है कि आप इन डिस्प्यूट्स को खत्म करने की पूरी कोशिश करें, और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक रिटर्न एग्रीमेंट, एक स्टाम्प्ड एग्रीमेंट तैयार करें। सबसे बेस्ट तरीका है, और कोशिश करके उसको रजिस्टर भी करवाएं। रिटर्न, स्टाम्प और रजिस्टर एग्रीमेंट बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके बीच में कोई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में एग्रीमेंट नहीं बोल रहा, या बहुत सारी ऐसी चीजें भी हो सकती है जहां पर एग्रीमेंट में लिखा भी नहीं जा सकता, वहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई। Indian Partnership Act 1932 will also play a crucial role. Let's see how the IPA will play a crucial role. सबसे पहले जो हमें इस चैप्टर में सेक्शन स्टडी करना है, सेक्शन नंबर 9। देखिए आप अपनी बुक में यूनिट नंबर 2 का पहला सेक्शन जो है वो सेक्शन नंबर 9 है। सेक्शन नंबर 9 जो है वो क्या डिस्कस करता है? सेक्शन नंबर 9 डिस्कस करता है, मनीष बताइए सेक्शन नंबर 9 क्या डिस्कस करता है? जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। जनरल ड्यूटीज आपके बुक में कितनी दी हुई है? 5 है सर, 4 है सर। 4 है, ठीक है। जनरल ड्यूटीज जो है ये बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हम इनको 4 सेक्शन में बांट। पहली जनरल ड्यूटी है कि हम वर्क करें फॉर द ग्रेटेस्ट पर्सनल एडवांटेज। खुद का फायदा देखे, दूसरे पार्टनर भाड़ में जाए। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। पर्सनल की जगह कॉमन आएगा, बिल्कुल सही, कॉमन एडवांटेज। राइट। तो पहली ड्यूटी है दैट वी शुड वर्क फॉर द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। हमें अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ना पड़ता है। कहाँ छोड़ना पड़ता है सर? जब हम छोटे बच्चे थे तब हम नर्सरी से लेकर +2 तक स्कूल में पढ़े, वहां पर भी पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ना पड़ता था, वहां पर भी ग्रुप इंटरेस्ट देखना पड़ता था, पूरे क्लास का एज ए होल या स्कूल का एज ए होल इंटरेस्ट देखना पड़ता था। और देखना भी चाहिए, स्कूल के टीचर्स भी यही करते हैं, स्कूल के बच्चे भी यही करते हैं, प्रिंसिपल भी करता है। जहां पर आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर ज्यादा संजीदा हो जाते हो, वहां पर कलेक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो बहुत जरूरी है कि सभी मिलकर काम करें, सभी मिलकर काम करें, और सभी मिलकर कॉमन एडवांटेज के लिए काम करें। जो भी हम लेके आएंगे वो सब में बांटेंगे। आप एक वर्ड का मीनिंग किसी बच्चे से पूछता हूँ, युबंटू सुना है नाम? युबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है सर। हाँ बिल्कुल, ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग। और ये जो शब्द है ये अफ्रीका से निकला है। अफ्रीका के अंदर एक बार एक बहुत फेमस फोटोग्राफर गए हुए थे, तो उन्होंने देखा कि अफ्रीका के अत्यंत गरीब इलाकों में, बहुत ही गरीब इलाकों में जहां पर लोग भूख से मर रहे थे, उन्होंने एक ब्रेड दी एक बच्चे को, और उस बच्चे को कम से कम 10 ब्रेड दे तब जाके उसकी भूख शांत हो। इतनी छोटी हुई ब्रेड, बट उसने ना जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, युबंटू युबंटू उबंटू उबंटू, और अपने 20 दोस्तों को बुला लिया और फिर उसने शेयर करके खाया उस ब्रेड को। उसके बाद पूरी दुनिया में ये एक स्टोरी बड़ी फेमस हुई कि देखो कम से कम वो आदिवासी गरीब लोगों को भी पता है कि मिलजुल कर काम करना चाहिए। मिलजुल कर जो मजा आता है वो अकेले रहकर कभी नहीं आता। इस बात
का हमें अच्छे से एहसास है, लेकिन हम मानते नहीं है, मानना चाहिए। वी शुड वर्क फॉर द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज व्हेन वी आर पार्टनर ऑफ द फर्म। अगर हम सोल प्रोप्राइटर होते तो हम पर्सनल एडवांटेज के लिए काम करते। दूसरी ड्यूटी बनती है कि एक दूसरे के प्रति हम ट्रूथफुल रहें, फेथफुल रहें। ट्रूथफुल और फेथफुल का मीनिंग क्या होता है मनीष? क्या सर? ट्रूथफुल और फेथफुल का मीनिंग क्या होता है बेटा? कि सर सभी पार्टनर्स के प्रति ऑनेस्ट रहना है और सभी को ऑनेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल ऑनेस्टी से काम कर, एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी ना करे, छल कपट ना करे, ठीक है, कौरव पांडव बनने की कोशिश ना करे, भाइयों की तरह रहे। ट्रू अकाउंट्स दे। फर्म के अंदर अकाउंट्स या तो सभी मिलके मेंटेन करते हैं, ठीक है, अगर मिलके मेंटेन करते हैं तभी भी कोई परचेज कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई बिल कहाँ से लेके आ रहा है, ठीक है, तो वो सारा सही होना चाहिए, कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और अगर एक पार्टनर के पास अकाउंट्स हैं तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो पार्टनर्स जिसके पास अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी है वो अकाउंट्स को सही से बनाए, और अकाउंट्स को सही से बनाकर उस अकाउंट्स को फिर सभी पार्टनर्स को शेयर करे, उनके साथ धोखाधड़ी ना करे। गिव फुल इंफॉर्मेशन। पूरी बात बताए, छिपाए नहीं। छिपाने का मतलब ट्रस्ट होता है या धोखाधड़ी होता है? धोखाधड़ी होता है। छिपाए नहीं, हाँ बताएं, बातों को बताएं, छिपाए नहीं। छिपा क्यों रहे हो? तो ये आपकी ड्यूटीज बनती है कि आप ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करें। सबका साथ, सबका विकास सिर्फ कहने को नहीं, वास्तव में होना चाहिए। आपके किसी पार्टनर को कोई हक नहीं बनता कि वो फर्म की एसेट से पर्सनल प्रॉफिट कमाए। आपकी ड्यूटी बनती है कि जो भी काम कर रहे, जो भी प्रॉफिट लेके आ रहे वो पूरी फर्म का होना चाहिए, वो सभी पार्टनर में बंटना चाहिए। एक पार्टनर का कोई हक नहीं बनता फर्म के कनेक्शन से पर्सनल प्रॉफिट कमाने का, फर्म के बिजनेस से पर्सनल प्रॉफिट कमाने का। दूसरा, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ट्रूथफुल रहें, झूठ ना बोले। वैसे भी हर धर्म में यही सिखाया गया कि झूठ ना बोले, फेथफुल रहें, ठीक है। इंसान वैसे ही बड़ा बदनाम है, और उसे बदनाम ना करे, बल्कि आदर्श स्थापित करे सच्चाई के, ईमानदारी के। इससे आपकी पार्टनरशिप फर्म चलती चलेगी, चलती चलेगी। शायद आपकी पार्टनरशिप फर्म आपकी जिंदगी भर भी चलेगी। और तीसरी ड्यूटी है कि ट्रू अकाउंट्स दे। अगर किसी एक पार्टनर के पास अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी है तो अकाउंट्स अप टू डेट रखे। अकाउंट्स को अप टू डेट रखने का मतलब है डेली के बेसिस पर एंट्रीज करें, फाइनलाइज करें। सभी पार्टनर्स जो हैं उनको जो भी वे मांगे इंफॉर्मेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनल अकाउंट रेंडर करें, प्रोवाइड करें। ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन। बेटा मान्यता है क्या इस स्क्रीन पर जो लिखा है वो साफ दिखाई दे रहा है? Yes, sir. राइट, चलिए ठीक है। जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर पर आते हैं हम, सेक्शन 9। पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू द ईच अदर, and to render true accounts and full information on all the things which affect the firm। जिससे फर्म प्रभावित होती है, ऐसी हर इंफॉर्मेशन सभी पार्टनर को और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को प्रोवाइड करे। बेटा संजीत, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जो कि हमें मतलब दे रखा हो, रिटर्न में हो, जैसे कि कोई पार्टनर का एग्जीक्यूटर होता है। एग्जीक्यूटर जो होता है, बिल्कुल, जो उसके लीगल हायर्स हैं, जो उसके बिहाफ पर आगे प्रॉपर्टी को कैरी ऑन करेंगे। हाँ जी अर्पित बोलिए बेटा। सर ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कंपल्सरी ड्यूटीज हैं? हाँ आप बताइए, क्या ये ऑप्शनल ड्यूटी हो सकती है? सोच के बताइए जरा। नो, ये जो वो हमने पढ़ी है ये सारी कंपल्सरी ड्यूटीज में पढ़ी थी। जनरल ड्यूटीज वो होती है जो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है कि इस कंपनी को क्या रखनी है। अच्छा एक बात बताइए, कुछ जनरल बातें होती है, कुछ स्पेसिफिक बातें होती है। जनरल बात और स्पेसिफिक बात में से क्या वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? स्पेसिफिक।
स्पेसिफिक वेरी करता है ना, जनरल चीजें तो कॉमन होती है। जनरल का मतलब विच इज एप्लीकेबल एट एवरी प्लेस, ठीक है, ओके सर। राइट। उसके बाद हम आते हैं एनालिसिस ऑफ दिस सेक्शन। इसमें भी यही बात बताई गई है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको आप ट्रू अकाउंट्स दे, फुल इंफॉर्मेशन दे, और एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है बड़ा अच्छा, अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है? एकदम 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 घर जैसे, बिल्कुल घर जैसे, बिल्कुल पूर्ण विश्वास हो आपको एक दूसरे पर, ठीक है। जैसे आप अपनी मम्मी के साथ धोखा नहीं करते, अपने पापा के साथ धोखा नहीं करते, ऐसे आप अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी धोखा ना करें। हर डीलिंग में ऑब्जर्व करे अटमोस्ट गुड फेथ, इतना विश्वास जैसा घर वालों के बीच में होता है उतना ही विश्वास। ऑल द पार्टनर आर बाउंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स टू ईच अदर। हर पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो एक दूसरे को ट्रू अकाउंट्स दे। अगर कोई पार्टनर कुछ अकाउंट बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो एक दूसरे को ट्रू अकाउंट्स दे। लेकिन अगर सारे अकाउंट एक के पास है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उन अकाउंट्स को ना केवल बनाए बल्कि उनको एक्सप्लेन भी करे कि इन अकाउंट्स में लिखा हुआ क्या है। किसी पर्टिकुलर पार्टनर, मान लीजिए 3 पार्टनर है, जेठालाल और भिड़े और बबीता जी, ठीक है, तो ये 3 पार्टनर हैं। इसमें अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी जो है वो जेठालाल के ऊपर है। तो जेठालाल की ड्यूटी क्या बनती है? अकाउंट्स आधे अधूरे बनाए या कंप्लीट रखे? कंप्लीट। अच्छा, कंप्लीट रखे, 4-4 महीने पुराने ना रखे, अपडेटेड होने चाहिए, बिल्कुल आज का डाटा आज ही डलना चाहिए। और मान लो कि मिस्टर बीड़े से अकाउंट्स मांग ले, तो जेठालाल की ड्यूटी क्या बनती है? अकाउंट्स छिपा ले, जला दे या दे दे? दे सर। दे दे भाई, ठीक है, दे दो सर। चलिए जी। अच्छा, ये जो तीनों Excuse me, पार्टनर sir. हैं, हाँ जी हाँ जी बोलिए बेटा। सर ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स लीगल हायर्स ही होते हैं? देखिए डिपेंड करता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो लीगल हायर भी हो सकते हैं, या फिर आपने किसी पार्टिकुलर अपने घर वाले को ऑथोराइज कर दिया हो कि ये मेरे प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, तो वो पार्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है। एजेंट भी Okay, हो सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं, नॉर्मल तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव एजेंट नहीं होता, एक्सेप्शनली इट कैन बी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, हाँ एक्सेप्शनली इट कैन बी। चलिए, उसके बाद आता है बेटा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 को पढ़ के सुनाइए मिस्टर तरुण अग्रवाल। Yes, sir. हाँ जी, एग्जाम्पल 1 को पढ़ के सुनाइए। In a transaction between partners for the sale and purchase of a share in the business, if one of them is better acquainted with the accounts than the other, it is his duty to disclose all material facts. बिल्कुल, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर्स में से किसी एक को स्पेशल नॉलेज हो, बाकियों को ना हो। Yes, sir. मान लीजिए कि 4 दोस्तों ने मिलकर एक फर्म स्टार्ट की, ठीक है, दोस्त 1, दोस्त 2, दोस्त 3 और दोस्त 4। इसमें से दोस्त 4 जो है वो सीए है, बाकी जो है वो प्योर बिजनेसमैन है, कोई 12वीं फेल है, कोई बीकॉम पास है, कुछ ऐसे से है, बट नॉलेज नहीं है उनको। ये जो दोस्त 4 है इसको बड़ी अच्छी नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, फाइनेंस वर्ल्ड की, उसको स्पेशल नॉलेज है। क्या उसकी ड्यूटी बनती है कि अगर वो पार्टनर बन गया तो अपनी नॉलेज का फायदा दे फर्म को? यस सर। Yes, sir. हाँ, आपकी ड्यूटी बनती है, अगर आप पार्टनर बन गए हो, ठीक है, तो अब आप उनके हो, ठीक है, और आप फर्म को पूरी पूरी इंफॉर्मेशन दो। इफ वन ऑफ देम इज बेटर एक्विंटेड, अगर आपको किसी चीज की ज्यादा अच्छी नॉलेज है, ठीक है, देन द अदर, देन इट इज हिज ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट। तो आप अपना ज्ञान अपने पास मत रखिए बल्कि शेयर करें। म्यूचुअलिटी के प्रिंसिपल को याद रखिए, म्यूचुअलिटी कहती है कि साथ मिलकर सब कुछ करना है। ये आपका फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन 9। होपफुली ये आपको क्लियर है। आपको ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करना है, जस्ट यानी कि न्यायपूर्वक और फेथफुल रहना है एक दूसरे के साथ, ट्रू अकाउंट्स रेंडर करने हैं और पूरी बात बतानी है। जहां पर बाकी पार्टनर्स की नॉलेज कम हो और आपकी नॉलेज ज्यादा हो तो आप अपनी नॉलेज का फायदा पहुंचाए फर्म, तब फर्म ज्यादा अच्छे से चले। सेक्शन 10 को स्टार्ट कर लेता हूं मैं, अगर कोई डाउट है सेक्शन 9 में तो पूछ लीजिए। चलिए जी,
रिपीट कर दो सर एक बार। क्या बेटा, कौन, किसने पूछा? हेलो, किसने पूछा? हाँ जी मैंने बालकिशन, क्या पूछा सर, क्या पूछ रहे हो? थोड़ा सा रिपीट कर दो सर एक बार। नहीं, रिपीट क्यों कर दे बेटा, अभी तो सारा करवाया है, ऐसे तो फिर ये सिलेबस चलेगा ही नहीं, उसी को रिपीट करते रहेंगे अपना। आपका कनेक्शन वीक हुआ है बीच में, यस सर। तो आपका कनेक्शन वीक हुआ है जिस भी बच्चे का, तो वो रिकॉर्डिंग्स ले, ठीक है। ऐसे अगर आप एक एक बच्चे के हिसाब से चलेंगे तो फिर सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा, फिर आज पूरे दिन में 2 ही सेक्शन हो पाएंगे। आप ही बताओ आपका सिलेबस फिर कैसे कंप्लीट होगा। अगर आप किसी भी बच्चे का कनेक्शन वीक होता है तो इस बेसिस पर वो क्लास को रिपीट ना करवाएं, आगे से ध्यान रखिए इस चीज का। कोई चीज समझ में नहीं आती वो एक अलग बात। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 10 पर। सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 10 को स्टडी करके मुझे बताओ सेक्शन 10 क्या कहता है। सेक्शन 10 कहता है कि हर पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो इंडेमनीफाई करे। इंडेमनीफाई वर्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? भरपाई सर कमिट करके उसे कंपनसेट करें, वापसी फुलफिल करने की कोशिश करे, कंपनसेट करने की कोशिश करे। कंपनसेट करने की कोशिश करे, ठीक है, भरपाई करने की कोशिश करे जो भी फर्म और उसके बाकी पार्टनर्स को लॉस लगा है, ठीक है, ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड या ड्यू टू फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ऑफ द पार्टनर। fraudulent act Sir, by God. property of the partner. फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ऑफ द पार्टनर, ठीक है। अगर एक्ट ऑफ गॉड की वजह से लॉस फ्रॉड इन हुआ, द एक्टिविटी ऑफ पार्टनर। हाँ जी, अगर एक्ट ऑफ गॉड की वजह से लॉस हुआ होता फिर तो सारे भुगतते, ठीक है। लेकिन एक पार्टनर ने फ्रॉड किया है दूसरे पार्टनर के साथ। सर ये फ्रॉड किया कैसे जाता है? फ्रॉड कैसे किया जाता है बेटा? फ्रॉड करने के बहुत सारे तरीके हैं। इफ वन ऑफ द पार्टनर डू फ्रॉड विद अदर्स, do fraud with firm, then he must compensate the firm for the loss caused by such fraud. बहुत ही छोटा सा सेक्शन है। सेक्शन 10 कहता है अगर एक पार्टनर के या एक से ज्यादा पार्टनर के एक्ट की वजह से फर्म को नुकसान पहुंचता है, और वो एक्ट क्या था, उसने फ्रॉड किया है। फ्रॉड का मतलब होता है जानबूझकर गलत काम करना। then he must compensate the firm against such loss. आपने फर्म के अंदर क्या किया? आपने फर्म के अंदर चोरी की, गुड्स चुरा लिए, आपने फर्म का माल सस्ते में बेच दिया, आपने फर्म का माल सस्ते में बेच दिया, और जिसको सस्ते में बेचा उससे रिश्वत ले ली, उससे कहा मेरे घर में गोल्डन एप्पल भिजवा दे। आपने परचेज किया माल, आपके पास परचेज की ड्यूटी थी और आपने माल परचेज किया सस्ते में या महंगे में? महंगे में सर। और जिससे ये माल महंगे में खरीदा उससे कहा देख मैं तेरे को कितना फायदा पहुंचा रहा हूं ना, तो यार मेरे घर में ना चांदी के बर्तन भिजवा देना इस दिवाली, ठीक है। आप किसकी पीठ में छुरा घोंप रहे हो? फर्म की पीठ में छुरा घोंप रहे हो। आप बिल्स क्या करते हो? फेक बिल से पेमेंट ले लेते हो फर्म से, ठीक है। ओवर बिलिंग कर लेते हो, जो खर्चे होते हैं उनकी, जो रिसिट होती है उनको छिपा लेते हो, सप्रेस द रिसिट्स, रिसिट्स को छिपा लेते हो, एक्सपेंस की ओवर बिलिंग कर देते हो, फेक बिल से पेमेंट क्लेम कर लेते हो, आप कैश का गबन कर रहे हो, आप कह रहे पता ही नहीं कहाँ गया कैश, रात को तो यही था तिजोरी में, कहते हैं चूहा खा गया, ठीक है। चूहा नहीं खा गया, ये बागड़ बिल्ला खा गया, ठीक है। तो ऐसे जो पार्टनर है उसके लिए हम सेक्शन नंबर 10 लेके आए हैं। सेक्शन नंबर 10 कहता है एवरी सच पार्टनर शैल इंडेमनीफाई कंपनसेट द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड टू इट बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म। द पार्टनर कमिटिंग फ्रॉड, जिस पार्टनर ने फ्रॉड किया है, मस्ट मेक गुड द लॉस, उसको ये लॉस ठीक करके देना चाहिए जो फर्म को लगा।
बाय हिज मिसकंडक्ट, उसकी मिसकंडक्ट की वजह से जो है लॉस लगा था, और वो जो भी पैसा लेके आएगा उस लॉस को कवर अप करने के लिए वो सभी पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। एन एक्ट ऑफ पार्टनर इम्प्यूटेबल टू द फर्म, एक ऐसा आपने काम किया जो फर्म के लिए नुकसानदायक था। इम्प्यूटेबल का मतलब फर्म के लिए धोखाधड़ी, फर्म को नुकसान पहुंचाने वाला था, म्यूचुअल एजेंसी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ था, जो एक फ्रॉड था बाकी को पार्टनर्स के प्रति। तो इससे को पार्टनर्स को राइट मिल जाता है कि वो अपने उस फ्रॉडुलेंट पार्टनर के ऊपर इस चीज की जिम्मेदारी डाल सकते हैं और उसे कह सकते हैं भाई ऐसा तूने क्यों किया, और हम तेरे ऊपर पुलिस में केस कर देंगे। बेटर क्या है? बेटर ये है कोर्ट में चक्कर काटेंगे, उससे अच्छा है जो तूने गलत काम किए हैं उन सब का मुआवजा दे दे फर्म को। ये सेक्शन 10 कहता है। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। ओवर बिलिंग ऑफ एक्सपेंसेस क्या होता है? बेटा ओवर बिलिंग ऑफ एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप बाजार से कोई सामान लेके आए फर्म के लिए, ठीक है, आपका खर्चा लगा 5,000 और आपने बिल वहां से कितने का बनवा लिया? 6,000 रुपए का सामने वाले से, और फर्म से आके कितने रुपए ले लिए फिर? 6,000। 6,000। ओहो, ये ओवर बिलिंग है। 5,000 पे किया, 6,000 का बिल कटवाया। क्या भारत में ऐसे बिल काट देते हैं दुकानदार 5,000 का सामान देके 6,000 का बिल? यस Yes, सर। sir. ठीक है, हमारा देश बहुत ईमानदार है, इतने सच्चे लोग हैं हमारे देश में कि बस मैं क्या बताऊं। ठीक है, बहुत ही सच्चे लोग हैं हमारे देश में। चलिए सर कोई एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर ये बाय चांस रजिस्टर ना हो सर फर्म, तो वो दूसरे पार्टनर कर सकते हैं सर कोर्ट में? अगर फर्म रजिस्टर्ड ना हो तो बताइए, दूसरे पार्टनर अन्य पार्टनर के खिलाफ कोर्ट में जा सकते नहीं जा सकते? नहीं जा सकते सर। नॉर्मली नहीं जा सकते, लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा किया जो क्रिमिनल नेचर का है तो जा सकते, नॉर्मली नहीं जा सकते। लेकिन अगर वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब क्राइम है, क्राइम का मतलब इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता में उसे अपराध के तौर पे लिखा हुआ है, तो फिर आप जा सकते हो चाहे फर्म अनरजिस्टर्ड। ओके सर। सप्रेस रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? सप्रेसिंग रिसिप्ट का मतलब होता है बेटा कि जो रिसिप्ट आई ना वो पूरी दिखाई या कम दिखाई या ज्यादा दिखाई? बताओ। कम दिखाई सर। कम दिखाई। मान लो मैं एक पार्टनर हूँ यशस्वी एकेडमी में, आप लोगों से मुझे फीस मिलती है, मैंने कहा बच्चों ने ना डिस्काउंट ले लिया, इस बच्चे ने पूरी फीस दी नहीं, अच्छा मैंने कहा बैड डेट हो गई, जबकि फीस पूरी आई हुई थी, तो ये गबन कर लिया मैंने। ठीक है, सप्रेसिंग द रिसिप्ट। जब हम सेकंड स्टेज में इंटर में जाएंगे ना तो ऑडिट में चैप्टर आएगा फ्रॉड के टाइप्स, फ्रॉड कैसे कैसे किए जाते हैं, फ्रॉड करने के अलग अलग तरीके सिखाएंगे आपको, क्योंकि जब तक फ्रॉड करना नहीं आएगा तब तक फ्रॉड को रोकना भी नहीं आएगा। धूम मचाएंगे वहां पर, आप चोर सिपाही खेले। चलिए, उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि म्यूचुअल राइट्स एंड द ड्यूटीज बिटवीन द पार्टनर्स, द म्यूचुअल राइट्स एंड द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स should be decided by an agreement, should be decided by an agreement. सूरज, ये एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए, ओरल भी हो सकता है? क्या सर? सूरज, ये एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए, ओरल भी हो सकता है? दोनों। दोनों, रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। इसके अलावा और कैसा हो सकता है ये एग्रीमेंट? इम्प्लाइड और एक्सप्रेस। ठीक है, ये रिटर्न और ओरल जो होते हैं ना, ये एक्सप्रेस एग्रीमेंट के प्रकार है। These are the types of express agreement. एक्सप्रेस एग्रीमेंट का मतलब होता है ऐसा एग्रीमेंट जहां पर आपने क्लियर वर्ड्स में सब कुछ डिफाइन कर लिया। वो क्लियर वर्ड्स अगर आपने राइट कर लिए तो रिटर्न एक्सप्रेस एग्रीमेंट, अगर वो क्लियर वर्ड्स की आपके पास कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग है तो वो ओरल
एक्सप्रेस एग्रीमेंट हुआ। बट आपने जो डिसाइड किया, ना आपके पास उसका कोई रिटन प्रूफ है, ना कोई ऑडियो वीडियो क्लिप है आपके पास, बट आपके अकाउंट्स को देख के साफ पता चल रहा है कि आप सदा से प्रॉफिट इस रेशियो में बांटते आए हो, पिछले 10 सालों से प्रॉफिट इस रेशियो में बांटते आ रहे हो। तो आगे किस रेशियो में बटेगा 11वें साल से अगर डिस्प्यूट हो जाए तो? सर 2:1:2 इसी में बटेगा। ठीक है। Yes, जो sir. पार्टनर ये वाला ना A B C, इसमें से B चिल्ला रहा है नहीं 1/5 नहीं लूंगा, 1/3 लूंगा मैं तो बाकी पार्टनर्स जो है उनको प्रूव करना है कि नहीं जी 2-1-2 है हमारा। तो कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है, कोई ऑडियो वीडियो क्लिप नहीं है उनके पास जिससे साबित कर सके। लेकिन A और C क्या बोलकर कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं कि माय लॉर्ड फिर पिछले 10 सालों में, Previous accounts. हाँ पिछले 10 सालों से हम जब 2:1:2 में बांट रहे थे तब ये क्यों नहीं बोला? अगर हमारे बीच में ऐसा एग्रीमेंट नहीं था तो ये इतने 10 सालों से चुप क्यों रहा? बी के पास कोई जवाब नहीं है कि वो चुप क्यों रहा। तो फिर इसका मतलब इन तीनों के बीच में 2-1-2 क्या लेकर क्या था? इम्प्लाइड एग्रीमेंट। सर अगर फर्स्ट ईयर ही बोल दे तो वो फर्स्ट ईयर ही बोल दे फिर तो गड़बड़ मचेगी। फर्स्ट ईयर ही अगर वो बोल दे, कोई प्रूफ है नहीं तुम्हारे पास, तो फिर किस रेशियो में बटेगा? इक्वली। Equally, sir. इक्वली 1:1. 1:1:1। चलो बेटा साहिल अपना माइक ऑफ करो। मिस्टर साहिल सिंगल, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। सर जो ये इम्प्लाइड एग्रीमेंट होता है ये कितने सालों का माना जाता है? ये इम्प्लाइड एग्रीमेंट जो होता है ना बेटा, यस सर। ये कितने साल का हो सकता है? 1 साल का हो सकता है कि पिछले साल 2:1:2 में बटा था तो इस साल BC में बटना चाहिए। नो सर। 1 साल, पिछले साल 2 साल हो गए तुम्हें काम करते हुए, पिछले साल 2:1:2 में बटा और अब सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर में B मच गया, B में ठीक है छेड़ दी लड़ाई, बोला क्यों मैं तो 1:3 लूंगा। क्या सेकंड ईयर में B को 1:5 ही नहीं मिलना चाहिए? यस सर। मिलना चाहिए सर। हाँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्यों लिया? तो 1 साल से भी इम्प्लाइड हो जाए। चलिए जी, उसके बाद आता है सेक्शन 11 सबसेक्शन 2। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जरा ध्यान से देखिएगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। उज्जवल, रिस्ट्रेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा? एनीवन? रिस्ट्रेंट वर्ड का मीनिंग? रिस्ट्रेन, संयम। रिस्ट्रेंट वर्ड का मतलब होता है रोकना, टू स्टॉप समवन। ट्रेड का मतलब व्यापार, किसी को व्यापार करने से रोकने का एग्रीमेंट नॉर्मली वॉइड माना गया है। किसी को व्यापार करने से रोकने का एग्रीमेंट नॉर्मली वॉइड माना गया है। आप किसी को व्यापार करने से रोक नहीं सकते। सर क्यों नहीं रोक सकते किसी को व्यापार करने से? क्यों सर नहीं? अंडर सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। सेक्शन 27 जो है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो ये सारी बातें, मतलब मैं नहीं बोल रहा, ये सेक्शन 27 बोल रहा है। सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है कि आप किसी को व्यापार करने से नहीं रोक सकते। अच्छा, सेक्शन 27 को बेस कहां से मिला ये सब करने के लिए? उसको बेस मिला भारत के संविधान से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान कहता है कि आप किसी की पर्सनल लिबर्टी पे रोक टोक नहीं लगा सकते। आप किसी को व्यापार करने से नहीं रोक सकते। आप किसी को भारत के किसी भी हिस्से में घूमने से नहीं रोक सकते। यू कैन नॉट स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम डूइंग लॉफुल बिजनेस। और अगर आप किसी को लॉफुल बिजनेस करने से रोक रहे हो तो जिस एग्रीमेंट से आपने उसको रोका उसको बकवास माना जाएगा। आपने जिस एग्रीमेंट से किसी व्यक्ति को लॉफुल बिजनेस करने से रोका है वो एग्रीमेंट प्रभावी नहीं है,
वो एग्रीमेंट बकवास है, कोई फायदा नहीं है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आपके दोस्त को आपने रोका, आपका फ्रेंड है उसको आपने रोका कि तू कोई भी बिजनेस नहीं करेगा, तू सारी उम्र खाली बैठा रहेगा, ऐसा एग्रीमेंट कर मेरे साथ। D1 और D2 के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि D1 कोई काम नहीं करेगा, जिंदगी भर खाली बैठा रहेगा। और D2 इसके बदले में D1 को 5,000 पर मंथ देगा। ऐसा इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। D1 को बड़ी जरूरत थी पैसों की, D1 ने इस एग्रीमेंट पे साइन कर लिया कि मैं सारी उम्र खाली बैठूंगा। D2 कह रहा है मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी जब तू खाली बैठेगा। बड़ा कमीना दोस्त है ये D2। इसने D1 के साथ ऐसा एग्रीमेंट किया कि D1 तू सारी उम्र कोई काम नहीं करेगा और मैं तुझे सारी उम्र 5,000 रुपए महीने दूंगा, तेरी इससे ऊपर औकात नहीं, नीचे कर दी। ऐसा एग्रीमेंट D2 ने किया और D1 के साइन है। उसके बाद ना D1 ने 3 साल बाद बिजनेस स्टार्ट कर दिया और D2 कोर्ट में चला गया D1 को रोकने के लिए कि D1 के साइन है कि वो व्यापार नहीं करेगा। और उसने व्यापार कैसे स्टार्ट कर दिया? जज साहब रोकिए, क्या जज D1 को बिजनेस करने से रोकेगा? नो सर। नो सर। नो सर। D1 के साइन है उस एग्रीमेंट पे जिसमें D1 ने लिखा हुआ है अपने होशो हवास में, कह रहा हूं कि मैं कोई काम नहीं करूंगा। उस एग्रीमेंट का क्या होगा? वो तो सर उस पर्टिकुलर के लिए है। वॉइड। वो वॉइड है, वो बकवास है। ये ऐसा एग्रीमेंट है जो कोर्ट में इनफोर्सिएबल है ही नहीं, ठीक है। ये एक रद्दी का कागज है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और कोर्ट ऐसे एग्रीमेंट को लागू नहीं करवाएगी जो बकवास। चलिए, ये तो हो गया एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो किसी भी व्यक्ति को आप व्यापार करने से रोक नहीं सकते। क्यों रोक रहे हो? क्या काम है? किस लिए रोक रहे हो किसी को? किसी व्यक्ति को आप शादी करने से नहीं रोक सकते। जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे सब कुछ आएगा कि आप किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते। क्यों रोक रहे हो आप? क्या काम है आपको? वो शादी कर रहा है नहीं कर रहा है, ये उसकी पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन है। सेक्शन 11 अब कहता है कि भी मैं ओवरराइड मारूंगा। ओवरराइड का मतलब होता है मैं सेक्शन 27 में जो लिखा है ना उसके अगेंस्ट बोलूंगा। और दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 कहेगा कि आप अपने पार्टनर को रोक सकते हैं बिजनेस करने से। कौन सा बिजनेस? फर्म के बिजनेस के अलावा कोई अन्य बिजनेस करने से रोक सकते हैं। सेक्शन 27 कहेगा नहीं रोक सकते। सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 और 27 टकरा गया और लिखा हुआ है कि 11 सबसेक्शन 2 ओवरराइड करेगा। तो बताइए कौन जीतेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 27 या सेक्शन 11? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 11? इंडियन पार्टनरशिप सेक्शन 11। ठीक है, सेक्शन 11 क्यों ओवरराइड करेगा? पहली बात तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी गवर्नमेंट का ही बनाया हुआ है, पार्लियामेंट का ही बनाया हुआ है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब लॉ मेकर ने लिख ही दिया कि भी सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 ऑफ आईपी विल ओवरराइड द सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो लॉ मेकर ने जो कहा वो हम मानेंगे, ठीक है। दूसरी बात, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक जनरल एक्ट है, वो हर टाइप की ट्रांजैक्शन पर लगता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक जनरल एक्ट है, वो एक हर टाइप की ट्रांजैक्शन पे लगता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफिक एक्ट है। स्पेसिफिक सर्कमस्टांस के लिए अगर कोई स्पेसिफिक लॉ बना हुआ है तो स्पेसिफिक लॉ प्रिवेल हमेशा करेगा जनरल लॉ के ऊपर। स्पेसिफिक लॉ हमेशा प्रिवेल करेगा जनरल लॉ के ऊपर, इसलिए भी सेक्शन 11 प्रिवेल करेगा। अब इसको जरा देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि हम रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। तो ये कह रहा है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27। जहां पर भी ये लिखा जाए ना नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, इसका मतलब भाड़ में जाए, इसका मतलब कूड़े में जाए, इसका मतलब चूल्हे में जाए। क्या जो लिखा हुआ है किसके अंदर? सेक्शन 27 के अंदर। और हम जो कह रहे हैं वो प्रभावी होगा, ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम अपने पार्टनर्स को कॉम्पीटिंग बिजनेस, नॉन कॉम्पीटिंग बिजनेस करने से रोक सकते हैं। वी कैन स्टॉप आवर पार्टनर, वी कैन रिस्ट्रेन आवर पार्टनर, कि तू फर्म के बिजनेस के अलावा और कोई बिजनेस नहीं करेगा, फर्म के बिजनेस के अलावा और कोई बिजनेस नहीं करेगा, हम रोक सकते हैं।